शुभ लाभ मित्रों, मैं मनीष अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज प्रॉपर्टी की पाठशाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो दो तीन लोग हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें एक आपका सीए जो आपको आपकी कैलकुलेशन बताता है फिनेंशियल, एक लीगल जो आपको बताता है कि प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपका लोन असिस्टेंस, कि आप लोन कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, लोन को लेकर मिथ्स क्या क्या हैं। तो आज की इस प्रॉपर्टी की पाठशाला की सीरीज में हम स्वागत कर रहे हैं श्री दीप अग्रवाल जी का, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं बिग बुल डेल्ट रियलिटी के, और इनका 22 साल का अनुभव है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर हमारी ऑडियंस को आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताएं कि लोन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, या लोन को लेकर क्या क्या मिथ्स है। तो लेट्स वेलकम यू एंड ओवर टू यू सर। सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पाठशाला में। मेरा नाम दीप अग्रवाल, को फाउंडर डायरेक्टर बिग बुल डेल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पिछले 22 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लोन असिस्टेंस कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी खरीदने में एक तरीके से मदद कर रहे हैं बैक एंड में रह करके। तो इसके अंदर जो मेरा मानना है, 3-4 तरीके की क्वेश्चंस आते हैं जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं कि भाई प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं और हमारे पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी है, फिर भी हमें बैंक की असिस्टेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए, हमारे इनकम का कितना परसेंट तक हम उसमें लोन का रेशो रखें, और कितना हम उसके अंदर लोन टेन्योर रखें, और एंट्री के टाइम पे हमारे क्या क्या चेक पॉइंट होने चाहिए, एग्ज़िट के टाइम पे हमारे क्या क्या, एग्ज़िट करने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम लोन एग्ज़िट करेंगे तो हमें कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोन क्या है। लोन हमारे लिए एक फैसिलिटी है, हमारे लिए एक लायबिलिटी है, हमारे को प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक साधन है, या किस तरीके से हम इस लोन को देखते हैं। तो इसके अंदर मेरा मानना है कि जो भी हमारी नेट टेक इनकम होती है, सपोज हम 1 लाख रुपए महीना आज की तारीख में कमाते हैं, तो 1 लाख रुपए महीने के ऊपर हम कितने अमाउंट तक की ईएमआई इजीली सर्व कर सकते हैं, जिससे हमारे फाइनेंशियल भी बरकरार रहें, हमारे जो डे टू डे रनिंग चीज़ें हैं उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, कोई इमरजेंसी फंड्स हमारे को मेंटेन करना है वहाँ पर भी कोई दिक्कत ना है। तो मेरा मानना ये है, इनिशियल स्टेज पे 50 से 60% ऑफ योर नेट टेक, जो भी आप घर में कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ मिला के या अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी सबकी इनकम को आप क्लब करके एक ग्रुप बना सकते हैं कि 50-50 हज़ार रुपये, सपोज 4 फैमिली मेम्बर मेरे कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना मेरे घर में अर्निंग आ रही है, तो मैं 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक की ईएमआई अपना आराम से वहन कर सकता हूँ। ये पहला पॉइंट है जिसको हमने ध्यान रखना है लोन लेते टाइम पे, कि हमारी ईएमआई इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसके अलावा हमें अपने घर के बाकी डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, बच्चों की फीस देनी है, उनका स्कूल मैनेज करना है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी या अदर इमरजेंसी के लिए एडिशनल फंड्स 15-20% का वो भी हमें अपना सेव करते हुए चलना है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारी 100 रुपये की इनकम है तो हमारी लोन की ईएमआई 50 रुपये 60 रुपये से ज़्यादा एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होनी चाहिए। अगर 50 रुपये के अंदर अंदर रखते हैं तो बहुत ही आप कंफर्टेबली लोन को चला सकते हैं। अब यही हम बात करते हैं कि सपोज हमें लोन की ज़्यादा आवश्यकता है और हमारी इनकम उतना सपोर्टिव नहीं है कि हम लोन ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, और हमें लग रहा है हमारी इनकम उतनी नहीं है, तो क्या हम 70-75-80% तक अपनी नेट टेक का ईएमआई बनवा लें। तो मेरा मानना ये है कि उसमें आप ईएमआई कोशिश करो कि टेन्योर ज़्यादा ले लो। आप आज होम लोन के अंदर 30 साल तक बैंक लोन दे देता है। अगर आपकी एज 25 साल 30 साल की एज है आज आपकी, तो 30 साल तक का आप लोन रेस कर सकते हो, जिसमें आपकी शुरू की ईएमआई छोटी रहेगी, बहुत छोटी ईएमआई आपकी जाएगी। उसको लेकर के आप धीमे धीमे रीपेमेंट करें अपना, साल में 2 साल में जब आपका सैलरी में कोई जंप आता है, इंक्रीमेंट आता है, तब आप बैंक को रिक्वेस्ट करके अपना टेन्योर कम करा सकते हैं, ईएमआई को बड़ा कर सकते हैं। कुल नेट शेल में कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोन रेज करते हैं तब ईएमआई हमारी 50% 60% को क्रॉस ना करे। गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है या हमारे पास कोई और पैसिव इनकम आ जाती है, कोई रेंटल इनकम आ जाती है, तब हम अपनी ईएमआई बर्डन को बढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट टू हमारी मंथली इनकम।
और तब हम अपने टेन्योर को रिड्यूस कर सकते हैं। वो बैंक के अंदर ऑप्शन रहती है कि कभी भी आप अपने टेन्योर को रिक्वेस्ट देके रिड्यूस कर सकते हैं और अपने ईएमआई अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब कोई भी एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है तो वो क्या क्या चीज़ें एक कस्टमर में देखना चाहता है जिसको वो लोन देखता है। तो 3-4 चीज़ें मेजरली एक बैंक देखता है जिस टाइम पे कस्टमर को लोन दे रहा है। पहला आपका हो गया इनकम। पहला आपका हो गया इनकम कि आपकी ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम और नेट इनकम कितनी है। ये पहला क्राइटेरिया होता है बैंक का जो लोन देते टाइम देखता है। दूसरा आपका देखता है सिबिल। सिबिल में बैंक देखता है कि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है, यानी कि आपने पिछले 2 साल 4 साल में जो लोन लिए उसकी रीपेमेंट आपने ऑन टाइम करी या डिले करके करी। और अगर आपने 5 साल का लोन लिया तो 5 साल में रिपे करा या उसको अर्ली रिपेमेंट करके क्लोज कर दिया, प्री क्लोजर कर दिया, क्या कर दिया। उससे आपकी हिस्ट्री को चेक करने की कोशिश करता है कि आप पुराना आपका प्रीवियस बिहेवियर कैसा है। अगर आपका बिहेवियर लोन के प्रति अच्छा है तो बैंक बार बार आपको लोन देने में इंटरेस्टेड होता है। जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है, आज मनीष जी बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक कस्टमर उनसे प्रॉपर्टी लेके जा रहा है और टाइमली वो बिल्डर को पेमेंट दे रहा है और टाइम पे उससे डिलीवरी ले रहा है तो मनीष जी इंटरेस्टेड होंगे कि उसको दूसरी तीसरी चौथी प्रॉपर्टी में जल्दी से जल्दी दिलवाऊं ताकि उसके एसेट बने और मेरे पास में भी एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज हो। तो हर बिजनेस के सेम सिद्धांत होते हैं कि अगर अच्छा कस्टमर का बिहेवियर है, अच्छा रिपेमेंट ट्रैक है तो हम उसको बार बार लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा होता है, अगर हम क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस कि प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं उसकी लीगल जो कि एक लॉयर चेक करता है। और दूसरा होता है वैल्यूशन कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो हमारी लोन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो मेजरली ये 3 कंपोनेंट के बेसिस पे बैंक आपको एक लोन का सैंक्शन लेटर इशू करता है कि हम इस टर्म्स पे आपको इतना लोन इतने पीरियड के लिए दे सकते हैं। तो ये ब्रॉडली किसी भी लोन की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि आपकी जॉब है, जॉब की स्टेबिलिटी क्या है, आपकी विंटेज कितनी है, उस प्रोफेशन में आप कब से काम कर रहे हैं, इस जॉब में कब से काम कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस कितना पुराना है, सेम बिजनेस में कितना एक्सपीरियंसेस है आपका, पिछले 3 साल में आपने अपवर्ड ट्रेंड में आपका बिजनेस जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। तो और भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैंने ब्रॉडली जो आपको आइडिया दिया है ये 3 चेक पॉइंट तो बेसिक्स होते हैं। ये 3 चेक पॉइंट तो हर लोन के लिए बैंक देखेगा ही देखेगा जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन है। पहला आपका इनकम हो गया कि नेट टेक इनकम और ग्रॉस इनकम कितनी है। सेकंड आपका सिबिल यानी कि आपका रिपेमेंट हिस्ट्री, आपका बिहेवियर कैसा रहा है बैंक के साथ में। तीसरा जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका लीगल टेक्निकल सारा कुछ क्लियर है कि नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो जिसके बेसिस पे बैंक आपका लोन सैंक्शन करता है। उसके बाद में सबसे बड़े पॉइंट आते हैं जब हमारा लोन सैंक्शन हो गया और हमारे पास में एक लोन का सैंक्शन लेटर आ गया बैंक से, तो लोन डिसबर्सल के टाइम पे हमें क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो बैंक से डिस्कस करने हैं, समझने, जिसके बेसिस पे हम ये समझेंगे कि ये लोन हमारे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ये पॉइंट्स हैं जो हमें टेक केयर करने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। तो 3-4 मोटे मोटे पॉइंट होते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सबसे पहले होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम ROI बोलते हैं साधारण भाषा में। ROI जनरली सारे बैंक्स आज की तारीख में रेपो रेट से लिंक करके देते हैं। रेपो रेट जो होता है वो RBI से गवर्न होता है। रेपो रेट किसी भी बैंक का अपना पर्सनल नहीं होता। आज की तारीख में ये 5% है। तो कोई भी लोन अगर आज आपको मैं देता हूँ, सपोज होम लोन देता हूँ 7.35% पे या 7.50% पे, तो मैं लिखूंगा उसमें रेपो 5% प्लस मार्जिन 2.35%। मार्जिन, ये मार्जिन वर्ड यूज होता है और ये आपका इफेक्टिव रेट आ गया 7.35%। ये जो आपका मार्जिन है ये आपके पूरे टेन्योर के लिए फिक्स होता है। रेपो रेट अप भी जाएगा, डाउन भी आएगा एज पर RBI गाइडलाइंस। इसमें किसी भी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता किसी भी रेपो रेट के अंदर। रेपो रेट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय RBI।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सब बैंकों के ऊपर गवर्निंग बॉडी है। तो इसलिए अगर हमारे लेटर में क्लियर कट मेंशन है कि रेपो प्लस इतने मार्जिन पे मैं आपको लैंडिंग कर रहा हूँ, तो आपका जो डिस्कशन है बैंक से, दैट इज ओनली फॉर द मार्जिन। जितने मार्जिन को स्क्वीज करके आप डील को क्लोजर करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना फ्रीज करोगे, तो आपका ड्यूरिंग द कंप्लीट टेनर वो इफेक्टिव रहेगा। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि एनबीएफसीज होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वो आपको स्ट्रेट रेट दे देती हैं या अपनी इंटरनल पीएलआर से लिंक करके दे देती है। वहाँ पर जो आरबीआई का रेपो रेट है वो कहीं पर भी आपके लेटर में मेंशन नहीं होता। वहाँ पर आपका पूरा कंट्रोल एक तरीके से एनबीएफसी के हाथ में है। जब कभी रेट कोई रिड्यूस होता है या रेट बढ़ता है तो वो अपनी मर्जी से उस रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ पर कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है उनके ऊपर जिसके गाइडेंस के अंदर वो आपके रेट को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, जिस भी लैंडर से हम लोन ले रहे हैं, हम अपना लोन रेपो रेट से लिंक करा करके ही लें, किसी और मैकेनिज्म से लिंक करा करके ना लें। रेपो रेट एक ही है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। आज अगर 5% है तो 5% सबके लिए है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा रेपो रेट ये प्लस मार्जिन आपका XYZ। मार्जिन आपका डिसाइड होगा आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से और बैंक के इंटरनल कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से। वो आपका एक मार्जिन डिसाइड करता है, वो आपको वो ऑफर करेगा और वो आपको चेक करना है कि वो आपको अप्रोप्रिएट मार्जिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहला पॉइंट इसके अंदर ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो हमारा रेपो से लिंक होना चाहिए। दूसरा होता है पीएफ यानी कि प्रोसेसिंग चार्जेस। जिसके अंदर बैंक के प्रोसेसिंग चार्जेस भी आ जाते हैं, प्रॉपर्टी की जो लीगल चेक है वो भी आ जाती है, वैल्यूशन भी आ जाती है, और भी कोई छोटे मोटे खर्चे हैं तो वो आ जाते हैं। तो मोटा मोटी ये 3 बैंक चार्जेस लेता है। एक प्रोसेसिंग फीस के नाम का चार्ज लेता है, एक आपसे लीगल के नाम का चार्ज लेता है जो प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस कराता है, आउटसोर्स एजेंसी से कराता है, कोई ना कोई लॉ फर्म होती है, लॉयर होता है, वो जाके ड्यू डिलिजेंस करता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। तीसरा होता है वैल्यूशन, जो कि इंजीनियर आपकी साइट पे जा करके विजिट करता है, आपकी प्रॉपर्टी की फोटो वीडियो करता है और अपनी एक ओपिनियन सबमिट करता है कि सपोज आप 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है या 2.25 करोड़ रुपए है या 1.5 करोड़ रुपए है। तो वो अपनी फेयर ओपिनियन बैंक में सबमिट करता है, जिसके बेसिस पर बैंक आपका लोन सैंक्शन करता है। तो इसका चार्जेस कुछ बैंकों में होम लोन के केस में टोटल 11,800 रुपये भी है और कुछ बैंकों में 0.50% तक भी है। ये हर बैंक का अपना अपना डिस्क्रिशनरी है कि वो कितना लेता है, और ये ऑल्दो बार्गेनेबल है, कोई ऐसा फिक्स चार्जेस नहीं होता कि जितना बैंक ने लिखा है वो उतना ही चार्ज करेगा। जब भी आप ले रहे हैं, अपनी डील क्लोजर कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जैसे आप बार्गेन कर रहे हैं, रेपो पे आपको कोई बार्गेन नहीं करना, रेपो इज फिक्स। यू हैव टू बार्गेन फॉर द मार्जिन, कि मार्जिन मिनिमम पे आपकी डील सेट हो। दूसरा, आपको ड्यू डिलिजेंस करना है कि प्रोसेसिंग चार्जेस कितना ले रहा है, और उसके ऊपर जो मिनिमम हो सकता है उस टाइम पे आप अपने जो भी कंसल्टेंट है उनके माध्यम से या बैंक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपको डील कर रहे हैं उनके माध्यम से डिस्कस करके उसको मिनिमम चार्जेस के ऊपर क्लोज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है एफसी चार्जेस। एफसी चार्जेस होते हैं फॉर क्लोजर चार्जेस, यानी कि अगर आप लोन को सपोज आपने 15 साल के लिए लिया और आप 5 साल के बाद बंद करना चाह रहे हैं, तो आपको एग्जिट करने के लिए कोई पेनल्टी क्लॉज तो नहीं बैंक में रखा हुआ उसके लिए। यस, कुछ लोनों के ऊपर ये पेनल्टी क्लॉज होता है। वो कौन कौन से लोन होते हैं जिनके ऊपर पेनल्टी क्लॉज होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक देता है, सपोज 15 साल के लिए बैंक ने आपका रेट फिक्स कर दिया कि जी आपका 15 साल तक रेपो ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ना ऊपर जाएगा आपका रेट, ना नीचे आएगा, चाहे रेपो कम हो चाहे जा। तो वहां पर आपका रेट उन्होंने फिक्स कर दिया, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैंक क्लोजर चार्जेस लेता है।
कितना क्लोजर चार्जेस है वो जब आपके पास सैंक्शन लेटर ले आता है उसमें आप चेक कीजिए और उसको डिस्कस कीजिए, और उसको अगर आप फिक्स रेट पे लोन ले रहे हैं तो मिनिमम की और कोशिश कीजिए या बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि कुछ टाइम के बाद में वो फ्री होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। दूसरा लोन जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो मैंने ऊपर समझाया था आपको, रेपो से लिंक, उसमें होम लोन में कोई क्लोजर चार्जेस नहीं होता है। तो अगर कोई बैंक आपको कहता है कि इसके अंदर मेरा फ्लोटिंग पे लोन है और क्लोजर चार्जेस है, तो वो आपसे गलत कह रहा है। उस लेटर को आप बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए, उस क्लॉज को उस लेटर में से रिमूव करवाइए या उसका अप्रूवल लीजिए। ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम ध्यान रखनी है, क्योंकि वंस योर डील हैज़ लॉग्ड तो आप उसके बाद में उसको चेंज नहीं करवा पाएंगे। उसके लिए बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं। जब आप अपना लोन डिसबर्स करवा रहे हैं उस टाइम पर अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको नियर फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस होम लोन के अलावा बहुत सारे लोन होते हैं आपकी, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट लोनों पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जिट चार्जेस बैंकों के रहते ही रहते हैं। कोई भी लोन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एग्जिट है। उसके लिए आपको इनिशियली लोन लेते टाइम ही बात करनी है अपने एजेंट से, अपने जो भी मीडियोकर हैं आपके, या जो भी आपके डीएस से बीच में है, कंसल्टेंट है या बैंक एम्प्लॉई, उनसे बात करके उसी टाइम पे इसके ऊपर क्लैरिटी ऑफ थॉट लेना है कि अगर मैं इस लोन को बंद करता हूँ 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, तो मेरा एग्जिट रूट क्या है, क्या मुझे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। 3 ये पॉइंट होते हैं। चौथा पॉइंट होता है लोन कवर। लोन कवर जिसको एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही बोला जा सकता है और लोन प्रोटेक्टर भी बोला जा सकता है, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। इसका पर्पस होता है कि आपने जो लाइबिलिटी ली है, क्योंकि लोन इज़ अ लाइबिलिटी, लोन कोई ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल गया। आपने एक लाइबिलिटी ली है, एक कमिटमेंट दी है कि मंथली मैं इतनी ईएमआई पे करूँगा। अगर आप वो नहीं टाइमली पे करते हैं तो उससे आपका सिबिल इम्पैक्टेड होता है और नेक्स्ट टाइम आप उस दूसरे सेकंड टाइम लोन लेने के लिए उतने कैपेबल नहीं माने जाते हैं। तो लोन कवर, लोन प्रोटेक्टर, इंश्योरेंस इस प्रोडक्ट को बोला जाता है। वो आपके लोन को इंश्योरेंस के माध्यम से, लोन कवर के माध्यम से प्रोटेक्ट कर देता है। और इन फोर्सिंग केसेस जहाँ पर जो बोरोवर है वो नहीं है, किसी वजह से उसके साथ में कोई मिसहैप हो जाता है, तो इंश्योरेंस के माध्यम से उस लोन को कवर किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी उस लोन को पे ऑफ करती है और आगे नेक्स्ट जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर वो लाइबिलिटी नहीं है। ऑल दो इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, बैंक्स के अपने प्रोडक्ट प्लान्स भी होते हैं, ओपन मार्केट में भी प्रोडक्ट प्लान्स मिलते हैं। तो उसके लिए ये एक डिटेल डिस्कशन का विषय है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पूरा उसको इवेल्युएट कीजिए और इवेल्युएट करके आप उसको, मेरा मानना ये है कि अगर हम कोई लाइबिलिटी लेते हैं तो अगर आप 100% भी उस लाइबिलिटी को कवर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट 50, 60, 70% उस लाइबिलिटी को कवर करना चाहिए बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। चाहे आप वो बैंक के माध्यम से ले, चाहे वो आप अपने ओपन मार्केट से ले, चाहे किसी और एजेंट के माध्यम से ले, सो डैट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके माइंड पे ये कोई स्पेस ना रहे कि मैंने 1 करोड़ का लोन ले रखा है और कल को अगर मेरे साथ में कोई मिसहैप हो जाता है तो हु विल रीपे माई लोन अमाउंट। तो ये लेना एक अच्छी चीज़ है। बाकी प्रोडक्ट वाइज आई एम नॉट श्योर कि जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उसका ज़्यादा अच्छा है या मार्केट का अच्छा है या दूसरे बैंक का अच्छा है, वो एक कंपैरिजन का सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको लेते टाइम सारे वो प्लान को कंपेयर करना होगा या प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी कि प्रोफेशनल उसको क्लियर करके बता पाएगा। और जहाँ तक रही बात मिथ की, कि लोन लेते टाइम मिथ होता है कि ऐसा है वैसा है, ये कम हो जाएगा, रेट ज़्यादा हो जाएगा, उसके सिंपल सिंपल आपको चेकलाइन दे दी है मैंने, चेकलिस्ट दे दिया। आप उसको नोट डाउन करके 1 पेजर बना सकते हैं। मेजर 4-5 ब्रॉडली पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप ध्यान करके लोन लेंगे, सिर्फ जिस टाइम पे आप लोन बुक करा रहे हैं या लोन डिसबर्स करा रहे हैं उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन साइन करते टाइम, सैंक्शन लेटर साइन करते टाइम अगर इन आप 4-5 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आगे आ करके आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज। ओवर टू मनीष। थैंक यू दीप भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने सबको सिंपल शब्दों में समझाया। मेरे ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-4 जी। जैसे आपने कहा सिविल स्कोर, सिविल स्कोर यूजुअली आप कितना अच्छा मानते हो? 760 प्लस स्कोर
ए कैटेगरी में होता है, मतलब बढ़िया स्कोर माना जाए। तो 760 प्लस है तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा। और लोन ऐसा नहीं है, 760 से कम वाले को भी मिलता है, लेकिन रीज़न देखना पड़ता है कि सिबिल स्कोर अगर मेरा 760 से कम है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर कोई स्कोर कम आ रहा है तो उसमें मेरी कहीं पर मिस्टेक है, या कई बार कोई फाइनेंसर से भी रिपोर्टिंग मिस्टेक हो सकती है। इन जनरल अगर टर्म्स में बात करें, 760 प्लस इज़ वेरी गुड स्कोर, और 760 से कम भी है तो डेफिनेटली वी कैन अकोमोडेट द कस्टमर। चलिए, एक लेमन की भाषा में अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली हम लोगों को माना जाता है कि यार गवर्नमेंट बैंक से लोन ले, प्राइवेट बैंक से लोन ले, एनबीएफसी से लोन, कौन विच वन इज बेटर? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे, आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से आप फाइनेंसर चूज करते हैं। बिटवीन द बैंक आप किसी भी बैंक से लोन ले लें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एमएनसी हो, सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लोन शुड बी लिंक विद योर रेपो रेट। आपको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पीएलआर या उससे लिंक नहीं कराना है कोई को, आपको रेपो रेट से लिंक कराना है। रेपो रेट इज ऑलवेज गवर्न बाय आरबीआई, सो डैट जो भी बेनिफिट उसका फ्यूचर में पास ऑन होना है वो आपके पास में पास ऑन होता रहेगा। एनबीएफसी शुड बी योर लीस्ट प्रायोरिटी, कि अगर आपका कहीं पर एलिजिबिलिटी इशू आ रहा है, आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए और बैंक आपको 70-75 लाख से ऊपर नहीं दे रहा है और आपको 1 करोड़ ही देना, देन गो फॉर दैट। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि जैसे फिक्स्ड इंटरेस्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है या फ्लोटिंग? उन बाकी आज की तारीख में तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना चाहिए, क्योंकि आरबीआई रेट रिड्यूस कर रही है। अभी पीछे भी 50 पैसे 25 पैसे 1% के करीब रेपो रिड्यूस हुआ है, और आगे भी हमारा मानना है कि अगले 4-6 महीने में 25 से 50 पैसे रेपो फिर नीचे आएगा। तो अभी मेरा सजेशन है कि गो विद द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, एक ना आजकल बहुत एक चीज़ अच्छी चली हुई है, सब लोग ये कहते हैं कि जितने का आप लोन लेते हो मंथ में, पहले मंथ में एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पे कर दो, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। तो इसका क्या मतलब, एक कैलकुलेशन? बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप लोन लेते हैं, अगर आप उसका रिपेमेंट शेड्यूल उठा के देखेंगे तो हर महीने उसमें कुछ पोर्शन आपका इंटरेस्ट में जाता है, बाकी प्रिंसिपल में जमा होता है, और अगले महीने जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के ऊपर होता है। तो आप प्रिंसिपल के अंदर जो भी पोर्शन डाल के रिड्यूस कर देंगे, सपोज आपने 50,000 रुपये की एक एडिशनल पेमेंट करी, तो डेट विल इम्पैक्ट योर प्रिंसिपल। तो अगले महीने जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपका कम चार्ज होगा और प्रिंसिपल में रिपेमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे अगर आप देखेंगे 4-5 साल में आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो जब भी आपके पास में ऑप्शन हो पार्ट पेमेंट करने की, अगर आपके पास में कुछ एडिशनल फंड आते हैं जो आपको नहीं वापस चाहिए, नहीं यूज़ में आ रहे हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए है, चाहे वो 10 लाख रुपए है, चाहे 25 लाख रुपए है, आप उसको रीपे में कर सकते हैं, और रीपेमेंट करके वहाँ पर आपका लॉन्ग टेन्योर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, नया रीपेमेंट शेड्यूल आपको इशू हो जाएगा। तो आई थिंक इसलिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि 12 महीने में एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पे कर दें, या फिर एक ये भी एक चीज़ आती है कि कुछ जितने की आपकी लोन अमाउंट है उसका एक 5 से 10% का एक एसआईपी भी आप बुक कर सकते हैं उतने टेन्योर के लिए जितने टेन्योर में आप लोन ले रहे हैं। उससे भी आई थिंक को इंटरेस्ट वाला बिट काफ़ी कवर हो गया। सो देखो, दोनों तीनों मैकेनिज्म ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम क्या है। किसी के पास में बुलेट पेमेंट आ रही है तो वो बुलेट रीपेमेंट कर सकता है, किसी के पास में मंथली सेविंग है तो वो ईयरली अपना एक बना सकता है प्लान कि मैं 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए ईयरली एडिशनल पेमेंट कर दूंगा। किसी के पास वो छोटा छोटा सेविंग है तो वो सिप करके 2 साल में 1.5 साल में वहाँ से फंड फ्लो बना करके कर सकता है। वो डिपेंड करता है, हर एक के फाइनेंशियल्स अलग अलग है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आपके किसी का एक एग्जांपल मेरे सामने लेके आएंगे तो डेफिनेटली आई कैन गिव यू अ मोर बेटर एडवाइस और मोर इनसाइड स्टोरी। सर, आई थिंक आपको सबको अपने आंसर और क्वेश्चंस मिल गए होंगे। फिर भी लेट्स से अगर कुछ बाकी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, ताकि हमें पता लगे हम हमारा प्रयास कितना अच्छा है, कितना ठीक है, ताकि हम भी ग्रो कर सकें। और निभाई, थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए। शुभ लाभ मित्रों। धन्यवाद।